गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासों में, जिसमें बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक्स था, जिसमें हम लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस और बहुत सारी डिटेल्स जो थी रिएक्शंस पे बेस्ड, वो हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोगों को इन कॉन्सेप्ट को साथ में रखते हुए नए चैप्टर्स की शुरुआत करनी है, और उन चैप्टर्स में से पहले हम लोग एस ब्लॉक पे आएंगे, फिर पी ब्लॉक वाले पोर्शन में, फिर कोऑर्डिनेशन, ऐसे बहुत सारे पार्ट में हम लोग पहुंचेंगे। तो अब हम लोग स्पेसिफिकली एस ब्लॉक वाले पोर्शन में इंटर कर जाते हैं, और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं जो बीच में इन्वॉल्व होंगे चैप्टर के बीच में, तो उनको भी बीच में डिस्कस कर दिया जाएगा। बट हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको पिछले 3-4 लेक्चर में बताए गए हैं और जो असाइनमेंट्स हैं, उनको आप बहुत डिटेल से करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट है उनको लगातार पढ़ना होगा, लगातार उसको रिवाइज करते रहना होगा। मतलब वो चैप्टर्स का पार्ट है और वो हमेशा आपको तैयार करना है। वो जब तक जनरलाइज नहीं होगा तब तक आप चैप्टर्स को बहुत स्मूथली पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। तो वो चारों लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो बेसिक्स हैं। चलिए, तो आज हम लोग एस ब्लॉक की स्टार्टिंग करेंगे। एस ब्लॉक वाले पोर्शन में चैप्टर वाइज हम लोग बात करने जा रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या पोर्शन है। तो इन सभी चैप्टर्स में 2 बातें हैं। पहली बात, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की बात करते हैं। अच्छा, पूरे ब्लॉक में या कोई फैमिली में जब भी जो कुछ पढ़ेंगे हम लोग, इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। उन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का और उसके ट्रेंड का, और दूसरा पार्ट होगा इनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनकी पर्टिकुलर प्रिपरेशंस, उनसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब रिएक्शन वाला पोर्शन भी होगा। दोनों में इम्पोर्टेंस है। बट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली बात तो हम पीरियोडिक टेबल में भी जान जाते हैं काफ़ी हद तक, बट फिर भी कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे जानना है एक जल्दी से, क्योंकि रिवीजन जरूर करेंगे हम लोग। बट मेजर पोर्शन जो है वो इनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, उनके रिएक्शंस हैं, उनके प्रिपरेशन है, उन पर बहुत डिटेल हमें काम करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि एस ब्लॉक वाले पोर्शन पर अगर हम आ जाए, तो ये फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, यानी फर्स्ट ग्रुप, सॉरी सेकेंड है, तो ये 2 ग्रुप हैं। और फर्स्ट सेकेंड ग्रुप में ये जो पोर्शन है पूरा, इसको आप एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और यहां पे ये एल्कलीन अर्थ मेटल है। ये बहुत पोर्शन है और हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एल्कली मेटल्स को पहले पढ़ेंगे और बाद में एल्कलीन अर्थ मेटल्स पढ़ेंगे। लगभग काफी कुछ सिमिलर बातें होंगी, बट फिर भी अलग हमें जानना है। एक खास बात, पूरे एल्कली मेटल्स में सोडियम जो है उसका मैक्सिमम परसेंटेज होगा इन नेचर, यानी एल्कली मेटल्स में सबसे ज्यादा जो नेचर में एग्जिस्ट करने वाली मेटल होगी वो कौन सी होगी? सोडियम। और इसी तरह से एल्कलीन अर्थ मेटल में जो सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस होगा जिसका, वो होगा मैग्नीशियम का। तो ये दोनों बातें एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ कॉमन बातें। इसी तरह से फ्रांसियम और रेडियम, फ्रांसियम एल्कलीन अर्थ मेटल में और एल्कली मेटल में ये रेडियम, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इनको तो हम वैसे ही हटा देंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो ये दोनों पोर्शन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो हमारा जो मेन पढ़ने वाला पोर्शन है वो केवल इसके ऊपर तक है। फ्रांसियम और रेडियम पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले, लिथियम एंड बेरिलियम, एक टर्म होता है डायगोनल रिलेशन। तो इसमें क्या होता है, दरअसल डायगोनल में जो एलिमेंट है, जैसे लिथियम, सोडियम की अगर हम बात कर रहे हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करेगी और इसी तरह से बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करेगी। मतलब डायगोनली प्रेजेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टी शो होती है, और वो भी सेकंड और थर्ड पीरियड की बात हम लोग जब करते हैं तब। तो लिथियम क्या होगा, इस पूरे ग्रुप में है, इस ग्रुप के अंदर, बट इसकी प्रॉपर्टी
बिल्कुल इस ग्रुप से डिफरेंट होगी और उसका आप रीजन बता सकते हैं कि वो डायगोनल रिलेशन में भी है। और बेरिलियम की भी प्रॉपर्टी इस ग्रुप की तरह नहीं होगी, बिल्कुल डिफरेंट एल्युमिनियम की तरह आपको दिखेगी। तो मेरा बताने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम जब पूरे एल्कली मेटल्स को पढ़ेंगे तो वहां पे हमें लिथियम को हाई अलर्ट पे रखना होगा, यानी लिथियम को कहीं ना कहीं कुछ अलग टाइप की बात से समझना होगा। और सिमिलरली अगर आप बेरिलियम की बात करें तो वहां भी यानी सेकंड ग्रुप में भी आपको बेरिलियम को इस पोजीशन में रखना होगा जो पोजीशन आपकी लिथियम की है। तो इन पे थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना होगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो एक जनरल ट्रेंड में फॉलो करेंगी, बहुत वेरिएशन उसके अंदर नहीं होगा। तो ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है एस ब्लॉक के अंदर। अब हम दो पार्ट में इसको ले जाते हैं, एक एल्कली मेटल्स सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद एल्कलीन अर्थ मेटल। तो आप लोग एक काम करेंगे, पहले इतना बेसिक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। और अब हम इंडिविजुअल किसी एक एक टेबल पे काम करेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात एल्कली मेटल्स की कर रहे हैं। तो यहां पे बात लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की होगी। तो हम सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपको बहुत सारी अदर प्रॉपर्टी को समझने के लिए हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम है तो 1s2 एंड 2s1। इसी तरह से सोडियम है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और ऐसे लगातार यहाँ पे मूव करते हुए 4s1, 5s1 इस तरह से आएगा। और जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ns1, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे np6 और ns1 मतलब वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और अनपेयर्ड होगा, ये भी पता है आपको। तो एक तो ये सबसे पहली पोजीशन आपको याद रहे कि लास्ट में यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ns के अंदर। ये ग्राउंड स्टेट की कहानी होगी और उससे पहले सभी फुलफिल्ड होंगे, सभी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हैं। तो ये इसकी जनरल पहली तो फिजिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की पहली इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। और इसी से रिलेटेड दूसरी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पता है चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो उस कंडीशन में हाईली स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन को फॉलो कर लेगा। दैट मीन्स इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑलवेज +1 होगा। एल्कली मेटल्स में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के अलावा कोई भी वैरी नहीं करेगी अगर वो किसी न किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये दो बातें आपके लिए जनरल बातें हैं। इस पूरे ग्रुप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ns1, लास्ट में ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ठीक। इसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक एक करके हम लोग आएंगे, उन प्रॉपर्टीज पे भी बात कर ले तो उस पर भी हम लोग आते हैं। एक काम, इसको आप नोट भी करते जाएंगे। मैं जनरल बातें रफ करके बताता हूँ आपको। अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा है उसमें तीसरी प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, जिसको हमें समझना है। एटॉमिक रेडियस में क्या होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इन सब में आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे
लगातार वैलेंस शेल बढ़ जाते हैं तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिंपल सा पोर्शन है कि लगातार लिथियम से सीजियम तक जाते जाते आपके पास रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस है, वो लगातार बढ़ेगी। तो ये एक, हालांकि हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सब बातें पढ़ी थी, बट फिर भी एक बार आपको रिवाइज करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम अगर बात करें तो आयनाइजेशन, सॉरी इस पर हम 2 मिनट बाद में आते हैं। एक और काम है, इसी में एक टर्म होता है हाइड्रेशन पावर, ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन पावर। आपको याद है इसमें कैसे करना है। दरअसल लिथियम प्लस सोडियम प्लस के प्लस आरबी प्लस और सीजियम प्लस, इन सब पे +1 चार्ज है, और जब भी आप इनको वाटर में ड्रॉप करेंगे तो वाटर के साथ इसका मॉलिक्यूल क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कंडीशन ये होती है कि M+1 में वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाइड्रेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसके पूरे कैटायन को घेर लेते हैं और इस तरह से एक स्फेरिकल शेप बना देते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह का एक हाइड्रेशन हो जाता है। तो आप बोलते हैं कि हाइड्रेटेड कैटायन है। तो हाइड्रेशन एनर्जी अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। तो वो कैसे डिपेंड करेगी, उसके लिए मैटर करेगा चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल आयन, जितना ज्यादा होगा उतना प्रोपोर्शन होगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर आप ध्यान दो, सब में +1 चार्ज है, लेकिन साइज सबसे छोटा इसी का है, तो हाइड्रेशन भी इसका क्या होगा, ज्यादा। तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का और फिर सीजियम का। तो ये एक बात सामने यहाँ पे आ जाती है। इसी से रिलेटेड एक और पार्ट आप लिख सकते हो और वो है एक्वस रेडियस। ये क्या होता है, दरअसल ऐसे रेडियस तो हमें पता है, लेकिन जब ये कैटायन की तरह इस तरह से ऑब्जर्व हो, कैप्चर्ड हो जाता है, तो इस तरह से ओवरऑल जो शेप बनता है स्फेरिकल, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो एक एक्वस रेडियस की तरह आपको देखनी होगी। तो ये जितना बड़ा स्फेरिकल शेप बन जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड करने के बाद, दरअसल उसी को आप एक्वस रेडियस बोलेंगे। तो उस सेंस पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा एक्वस रेडियस किसका होगा, लिथियम आयन का, क्योंकि लिथियम पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको कैप्चर करेंगे और ओवरऑल साइज जो शेप है स्फेरिकल होने का वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा एक्वस रेडियस का जो बात हम लोग कर रहे हैं वो लिथियम आयन पे ही आएगा। लिथियम एक्वस, फिर Na+ एक्वस, फिर K+ एक्वस एंड Rb+ एक्वस और फिर लास्ट में Cgm+ एक्वस, ठीक है। तो ये बातें भी आपको बहुत अच्छे समझनी है। हालांकि रेडियस अगर जनरली पूछा जाता है तो सिंपल बात है, सीजियम का ही साइज बड़ा होगा वैलेंस शेल देख के। बट अगर आपसे एक्वस रेडियस पूछा जा रहा है, दैट मीन्स फिर आपको हाइड्रेटेड होने के बाद जो ओवरऑल स्फेरिकल शेप आ रहा है उसके रेडियस के बारे में बात की जा रही है और आप उसी को ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आता है। इसके अलावा अब हम लोग बात इसी से रिलेटेड एक और है, उस पर भी बात करें, लेकिन आप पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने अब इसको नोट कर लिया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और छोटी सी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, और वो बात होगी, आपसे ये बात बोली जाती है कि कोई भी आयन किसी सॉल्वेंट में जितना फ्री होता है उसका कंडक्टेंस उतना ज्यादा होता है। आप जनरल बातें जानते हैं, पहले से पढ़ के आए कुछ कुछ। तो कंडक्टेंस का मतलब यहाँ पे रिलेट आप कर सकते हैं। तो इसका भी जरा मतलब हम लोग समझ लें। तो कंडक्टेंस में क्या होगा, मेटल आयन, जैसे आप लिथियम की बात करें, या मैं मान लीजिए लिथियम क्लोराइड लिख रहा हूं, सोडियम क्लोराइड लिख रहा हूं, ये मैंने सबके क्लोराइड लिख दिए, ठीक है ना। तो जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा। तो आपके पास क्लोराइड आयन तो कॉमन है, क्लोराइड आयन क्या हो गया, कॉमन आयन है। तो अब बचा क्या, लिथियम+ आयन या सोडियम आयन या K+ आयन, Rb+ एंड Cgm+। तो इनमें से सबसे ज्यादा इजीली मूवमेंट किसका होगा। तो मूवमेंट जितना होता है, मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी,
उसका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो अगर कंडक्टेंस के ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे कम किसका होगा, LiCl से ज़्यादा Na+Cl का होगा। और फिर इसके बाद हम इससे ज़्यादा कंडक्टेंस KCl की दिखा सकते हैं, RbCl की, और सबसे ज़्यादा जो कंडक्टेंस की आप बात करोगे वो सीजियम क्लोराइड के अंदर होगी। और उसके पीछे आप रीज़न समझ रहे हैं कि जितना आयन फ्री होगा किसी सॉल्वेंट के अंदर उतना वो फ्री मूव कर सकता है, उसका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा हो सकता है। तो ये तीनों बातें उसी से रिलेटेड है, चाहे वो हाइड्रेशन एनर्जी की बात हो, एक्वस रेडियस की बात हो, और तीसरा कंडक्टेंस को लेकर हो। तो तीनों एक साथ आपको रिलेट करना है। चलिए अब मैं इससे अलग कुछ और बातें जो प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हम लोगों को सबको पता है, बट एक एक बात हम लोग जरूर करेंगे। अब हम लोग 5th 6th की प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं और अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। तो जैसा हम लोगों को पता है ऑलरेडी, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आयनाइजेशन है। बट चूंकि मेटल्स हैं तो मेटल से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकलता है, बट फिर भी हम कंपैरिजन तो करेंगे। तो अगर हम अलोंग दी ग्रुप की बात कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, तो इनमें नीचे आने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। और अगर साइज इंक्रीज कर गया तो इसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत आसान है। तो नीचे आने पे आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होता है, डिक्रीज करेगा। यानी सबसे इजीली आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल सकते हैं, सीजियम से। फिर उससे और सबसे डिफिकल्ट तरीके से आप लिथियम में इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। उसके पीछे आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि सीजियम जो मेटल है उससे बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है और लिथियम में इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। और उसके पीछे रीजन क्या है कि उसका साइज बहुत छोटा है, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा किससे, न्यूक्लियस से। तो आयनाइजेशन का एनर्जी का भी ऑर्डर हमने पहले बहुत इसी तरह से पढ़ा है। इसके अलावा छोटे छोटे और प्रॉपर्टीज पे आएंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा टर्म हालांकि मेटल्स के लिए नहीं होता है, उसके पीछे आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन कराना, और मेटल्स के इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करते हैं। वो अलग बात है कि कंपैरिजन आप कर सकते हैं, बट उसका कोई लेना देना इससे नहीं होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आएंगे हम लोग, लेकिन पहले आप इतना इसको नोट करिए और एक एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं अगली प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूं जहां पे हम बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या था, और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी एटम की वो टेंडेंसी है कि जब वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस समय उसके बॉन्ड पेयर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो चूंकि मेटल है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने जाते हैं, तो अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करूं, तो जैसे से आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ क्या होगी, नेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इंक्रीज तो करने का कोई लॉजिक ही नहीं, बल्कि आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये इंक्रीज करेगी। मतलब आयंस कैटायन बनने बहुत आसान है, बट तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आप मान के चले तो वो लिथियम है अमंग दीज, ठीक है ना, इन एल्कली मेटल। हालांकि बोलना ही गलत बात है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, बिकॉज ये मेटल्स हैं, इनको पहचान ही मेटल्स के कारण मिली, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसके अंदर ज्यादा है। बट फिर भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है लिथियम और सबसे कम जो है वो सीजियम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब आपके पास एक एक करके हम लोग और बात कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की। अच्छा एक चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर के जस्ट अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता क्या है। दरअसल मेटल आयन में इस तरह से बहुत सारे कैटायन बने होते हैं और उन कैटायन के बीच में इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होगा। तो अब होता क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो टेंडेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है दरअसल वही उसके मेटेलिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसी मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो दो कैटायन के बीच में फंसा हुआ है वो जितना इजीली बाहर हो जाए, जितना इजीली मूव कर सके, उसी को दरअसल मेटेलिक कैरेक्टर बोला जाता है। तो अब कैसे फ्री हो सकता है उसको भी समझ लीजिए। दरअसल मेटल आयन की कंडीशन ये है कि इस तरह से एक कैटायन और इलेक्ट्रॉन और फिर ये मेटल आयन, तो ये दोनों मेटल आयन थे। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट है, तो अगर आपको इसको फ्री करना है तो उसके लिए हमें एक काम करें, ये कैटायन बड़े होने चाहिए। तो जितने बड़े साइज के कैटायन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन उस पर फिर होल्ड बचेगा नहीं और बहुत इजीली वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगेगा। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जेड इफेक्टिव कम होने लगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी मेटल का साइज जितना बड़ा होता जाता है मेटेलिक कैरेक्टर उसका उतना ज्यादा बढ़ जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि उसके बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता और इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली उससे बाहर हो जाते हैं। और इसी कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर सीजियम का होगा। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि सबसे इजीली आप इलेक्ट्रॉन किससे निकाल सकते हैं? सीजियम से। तो ये एक बात यहाँ पे समझ में आती है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो सीजियम का सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम लिथियम का होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिवर्स तो आप जान जाते हो, लेकिन कई बार मेटेलिक कैरेक्टर है क्या, किस बात को मेटेलिक कैरेक्टर बोला जाता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये भी ध्यान रखिए कि मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग है कि उस मेटल से कितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट है। इसी तरह से अब हम एक रिलेटेड प्रॉपर्टी और इसी से रिलेटेड देखें और वो है हार्डनेस। तो मेटल की जो हार्डनेस है वो डिपेंड किस पे करेगी? मेटेलिक बॉन्डिंग पे ही। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में हार्डनेस लगातार यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो यहाँ हार्डनेस सबसे ज्यादा लिथियम हो गया। तो लिथियम लाइटेस्ट एंड हार्डेस्ट मेटल होता है। हल्का भी है क्योंकि एटॉमिक मास सबसे कम है और हार्डेस्ट माना जाता है। इससे फायदा क्या होता है? लिथियम एक ऐसी मेटल बन गई जो हार्डेस्ट भी है और हल्की भी है, तो बहुत बेनिफिटेड है। इसीलिए लिथियम का एल्युमिनियम के साथ जो एलॉय होता है, लिथियम एल्युमिनियम को जो एलॉय होगा वो एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा यूज है एयरक्राफ्ट में। तो लिथियम को बहुत यूज किया जाता है हार्डेस्ट होने के कारण और लाइटेस्ट होने के कारण, दोनों चीजें। तो एक तो हार्डनेस की बात आप समझ लें, हार्डनेस किस तरह से लगातार डिक्रीज होता है। तो ये सभी पॉइंट्स एक बार और नोट करिए, फिर मैं एक एक करके इनके और प्रॉपर्टीज में आता हूं। चलिए, तो कुछ और प्रॉपर्टीज पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको सबको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। सबको बार बार लिखिएगा उसको, सो दैट तैयार हो जाए सब। चलिए, तो हार्डनेस के बारे में हम लोग जान गए और इसी पे बेस्ड हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का होगा और लगातार सीजियम आने पे कम होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और आपको पता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे
ये सीजीएम जो है वो एक लिक्विड कैटेगरी में माना जाता है, लिक्विड फेज में, तो इसको तो लिक्विड की ही बात आप मानेंगे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगातार आगे आने पे डिक्रीज करेगा। एक और बात, आपने वर्क फंक्शन पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो वर्क फंक्शन भी किस पे डिपेंड करता है, मेटल की सरफेस से जितना इजीली इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेटल से जितना सरफेस पे जितना इजीली इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो आसान किस में होगा, यानी लिथियम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर के, फिर आरबी, फिर इस तरह से। यानी यहाँ पे भी वर्क फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो वर्क फंक्शन होगा वो लिथियम का होगा और सबसे कम सीजियम का होगा। ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 10th था पोर्शन, 11th प्रॉपर्टी है, और एक और प्रॉपर्टी पे हम लोग बात कर लें जिसपे हम लोग ऑक्साइड के नेचर की बात कर सकते हैं। आपको पता है Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CS2O, तो सबके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो इनमें खास बात क्या है कि सभी चूंकि मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर होगा, और जितना ज्यादा मेटेलिक ऑक्साइड होगा उसका ज्यादा बेसिक नेचर होगा। तो यहां आगे आने पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मतलब मोस्ट बेसिक पार्ट में आप इसको लिखेंगे और लीस्ट बेसिक में ये होगा। तो इनको आपस में अगर आप कंपेयर करें तो ये बात हो सकती है, वैसे सभी बेसिक है। तो अगर आपके पास LiOH, NaOH, KOH और RbOH और CSOH है, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर होगा वो CSOH का होगा, बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर सीजियम का सबसे ज्यादा है, तो उनके ऑक्साइड का नेचर भी ज्यादा होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं एल्कली मेटल्स के अंदर जो इसी तरह से मूव करती हैं, और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आएंगे और इंडिविजुअल जो रिएक्शंस हैं उन पर भी बात करेंगे। तो पहले हम इसी की बात कर रहे हैं, और ये एक बार आप पूरा इनको भी नोट करिए, और एक दो प्रॉपर्टी पे हम और बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो एक और बात स्पेसिफिक रह जाता है, और वो है डेंसिटी को लेकर। एल्कली मेटल्स या ग्रुप वाइज डेंसिटी कैसे वेरी करेगी और क्या हम इसको एग्जैक्टली बता सकते हैं, ये भी बात करते हैं हम लोग। तो अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, ठीक है, इन पांचों में खास बात, डेंसिटी अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डेंसिटी D इक्वल टू क्या होता है, m/v। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ये भी इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो क्या अगर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है कौन कम इंक्रीज कर रहा है, तो हम कभी भी डेंसिटी का ऑर्डर ऐसे ट्रेंड वाइज नहीं बता सकते। उसके लिए हमें या तो इंफॉर्मेशन हो कि कौन ज्यादा बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली एक तरीके से वो फैक्ट की तरफ बढ़ जाता है। तो डेंसिटी को आप बहुत इजीली मत बताने लगिएगा, उसके पीछे उसका रीजन मैं बता दूं क्या है। रीजन यही है सिंपल सा, कि दरअसल क्या होगा कि डेंसिटी में m/v होता है और मास के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, और दोनों ही बढ़ेंगे, लेकिन कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा ये नहीं पता। तो एक फैक्ट हम लोग जरूर यहाँ पे समझ लें, और वो ये है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों मेटल फ्लोट इन वाटर, वाटर में फ्लोट करती हैं और बाकी नहीं, अदर्स नॉट। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब अल्टीमेटली एक सीधा सा ट्रेंड आता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम यहां आगे आने पर डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो अगर ये ऐसा हुआ होगा तो इसका मतलब मास ज्यादा बढ़ रहा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम, हम यही बात बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक रिवर्स पार्ट है, और वो है सोडियम और पोटेशियम को लेकर। तो एक्चुअल ऑर्डर जो है वो K इधर और Na+। तो ये डेंसिटी का एक ऑर्डर ट्रेंड एल्कली मेटल्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया।
बट फिर बता दूं, ये जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते। तो अगर आपसे इन जनरल कोई पूछता है कि डेंसिटी को ऑर्डर हम कैसे कर सकते हैं, तो वो एक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई एक जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके हम बेसिस पे डायरेक्ट बता दें। और उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है कि मास और वॉल्यूम में कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, इसका हमें आइडिया नहीं होता। बट हाँ, पर्टिकुलर इस केस में अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो आपको पता है कि ये 3 मेटल वाटर में फ्लोट करती हैं, अदर नहीं करती, तो इसका मतलब इनकी डेंसिटी कम होगी और इनकी डेंसिटी हाई होगी। तो एक जनरल बात ये आती है कि आगे आने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, बट सोडियम और पोटेशियम में रिवर्स ऑर्डर आता है। अच्छा, इसमें रिवर्स ऑर्डर आने का रीजन हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें मास के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया होगा, है ना। तो ये बात हम लोग एक्सप्लेनेशन के तौर पे बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो डेंसिटी को लेकर भी ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए। तो अब हम लोगों ने जो एल्कली मेटल्स के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जितनी, लगभग मैंने सभी बता दी हैं ज्यादातर। वैसे बहुत सारे पार्ट जो, चाहे वो रेडियस को लेकर हो या आयनेशन को लेकर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर हो, ऑक्साइड के नेचर की बात है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी यहाँ पे। अब हमें इस पे आगे बढ़ना है और हमें मेजर जो पार्ट है इसका वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि जैसे एल्कली मेटल्स कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगी, कैसे हम ऑक्साइड बनाएंगे, अदर्स नाइट्राइड कैसे बनेंगे, या अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होगा। तो ऐसे बहुत सारी केमिकल जो रिएक्शंस हैं एल्कली मेटल्स को, उस पर अब हम इंटर करने जा रहे हैं। तो इसको इंटर करने से पहले आप एक बार सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आप बहुत डिटेल से एक बार लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे एल्कली मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। तो इसमें हम सबसे पहले जो रिएक्शन से रिलेटेड है, सबसे पहले मैं बात करूंगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि एल्कली मेटल्स चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और जब भी कभी हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो वो हाइड्राइड है। हाइड्रोजन का मतलब नॉन मेटल्स है। तो इन जनरल MH2 के साथ रिएक्शन करके MH टाइप का, जिसमें M+ और H-, ये एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा जब भी कभी भी हाइड्रोजन अगर किसी भी एल्कली मेटल से रिएक्शन करता है, तो इस तरह से MH यानी आयनिक हाइड्राइड आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको आप लिख सकते हैं मेटल हाइड्राइड, जहां पे H-1 में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि एल्कली मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्ट होता है तो कुछ इस तरह से होगा, और कैसे है दिख रहा है। जिसमें लिथियम की अगर हम बात करें तो LiH आ गया, Li+। इसी तरह से सोडियम के साथ NaH, पोटेशियम के साथ KH, RBH और साथ साथ Cgm। अच्छा, हम लोगों ने ऑलरेडी हाइड्रोलिसिस वगैरह सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताए थे। और ध्यान ये रखें कि ये मेटल हाइड्राइड है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, और इनका साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, याद है। H- वाटर से क्या करेगा, H लेकर यहाँ पे क्या बनाता था, H2 हाइड्रोजन गैस बना देता था, और साथ साथ MOH बनाता। तो हमें याद ये भी सब होना चाहिए, केवल यही नहीं कि हमने हाइड्राइड बनाया और खत्म किया। तो एक तो ये बात। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, यहां पर हाइड्राइड में, क्योंकि अगर आप फजांस रूल की बात करें, फजांस रूल में, तो आपको याद होगा इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, बिकॉज कैटायन छोटा है। तो नीचे आने पे कोवेलेंट जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगा, और नीचे आने पे बढ़ेगा क्या, आयनिक कैरेक्टर। तो ये सब फैक्टर आपको तैयार रखने होंगे। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि एल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप जो हाइड्राइड बनते हैं उनके आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं जब भी वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो MH टाइप का हाइड्राइड बनता है, जिसमें M+1 है और H-1 है, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस आपको प्रोवाइड कर देता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देता है। इस तरह से आप रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे NaH कहीं लिखा है, वाटर के साथ रिएक्शन है, तो आप NaOH और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना,
इसी तरह से अगर LiH है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो LiOH और हाइड्रोजन गैस, तो ये सब आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हाइड्राइड जो है वो आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी मिस कर गया है, उसके बाद मैं अगले प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। और वो प्रॉपर्टीज क्या है कि एल्कली मेटल्स के पास रिड्यूसिंग पावर होती है, ये सबको पता है। और रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हमें सेट करना है और समझना भी है कि कैसे रिड्यूसिंग पावर आप चेक करते हैं, कैसे जानते हैं। तो रिड्यूसिंग पावर को लेकर एक टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करें। तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ एल्कली मेटल्स। अच्छा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये बात सबसे पहले यही बात करनी है, उसके बाद ही सब कुछ पढ़ना होगा। तो मेटल्स से रिड्यूसिंग पावर का मतलब हुआ M+ बनना और इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो जाना, यही तो मतलब हुआ। तो अगर मैं बात करता लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, तो इन सबसे अगर इलेक्ट्रॉन निकालने वाली बात है तो ऐसे आप सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से निकल सकता है। और अगर आप इसको कंपेयर करें तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सीजियम से। ठीक, तो क्या रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा सीजियम की होनी चाहिए? तो ये बात थोड़ी सी आपको अलग से समझनी है। दरअसल रिड्यूसिंग पावर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये रिएक्शन नहीं है। रिड्यूसिंग पावर इलेक्ट्रॉन केवल निकालना नहीं है, ये तो हम आयनाइजेशन दिखा रहे हैं। तो ये जो हम बात कंपेयर कर रहे हैं ना, वो केवल गैसेस स्टेट से निकाला है ना। तो एक्चुअल जो तरीका है, यानी रिड्यूसिंग बिहेवियर की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग बिहेवियर एग्जैक्टली किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता दूं। मेटल का वाटर के प्रेजेंस में M+ एक्वस बनाना और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, दरअसल इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो जिस मेटल के साथ ये प्रोसेस बहुत इजीली होगा, है ना, जिसके लिए ΔH सबसे कम आएगा, इस रिएक्शन में जितना ज्यादा हीट बाहर आएगा, ये प्रोसेस जितना आसान तरीके से होगा, वो रिड्यूसिंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। हम केवल इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं देखेंगे, ये तो केवल आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये देखना है कि वाटर के सोल्यूशन में M+ एक्वस बनना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, दिस इज द रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो ये कैसे बनता है? ये दो स्टेप से बन के, ये कैसे बनेगा? दो स्टेप है। M से M+ इलेक्ट्रॉन बाहर करना, तो ये ΔH1 क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, इसके बाद स्टेप 2 में जो ये M+ बना उसके साथ वाटर भी जुड़ेगा और M+ एक्वस बना, तो ये हो गया हाइड्रेशन। ΔH2 जो है वो कौन सा एनर्जी है? हाइड्रेशन। तो पहला एनर्जी तो पॉजिटिव है बट दूसरा वाला निगेटिव है। तो हमें दोनों प्रोसेस देखने होंगे। बल्कि ये मेटल सबसे पहले तो सॉलिड है, तो स्टेप बल्कि 2 ये और ये 3rd है। और स्टेप 1 में आपके पास क्या होगा कि मेटल सॉलिड को आप मेटल गैस में बदलेंगे, तो ΔH1 क्या आ गया? सब्लिमेशन। तो यहां भी आपके लिए ये पॉजिटिव है। तो 3 स्टेप में आने के बाद फाइनल जो रिएक्शन होगा वो हम ऐड करते हैं, तब जाके ये प्रोसेस बनता है। समझ आई बात? तो केवल इलेक्ट्रॉन निकालने से हम डिफाइन नहीं करते। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हमने लिखा है, इसका ΔH कैसा आएगा? वो ΔH1 प्लस ΔH2 माइनस ΔH3 आएगा। माइनस इसलिए क्योंकि लास्ट वाला क्या है?
हाइड्रेशन, तो ये जो पोर्शन है वो हाइड्रेशन है। तो अब क्या है कि हम देखेंगे कि डेल्टा एच जिस मेटल के लिए सबसे कम आएगा, सबसे कम ही चाहते हैं ना आप, एनर्जी देना थोड़ा चाहते हैं आप, तो जितना आसान हो जाएगा उसको आप बोलेंगे कि उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो अब अगर आप ध्यान दो तो अगर हम लिथियम को छोड़ दें, तो लिथियम को छोड़ने के अलावा लिथियम अगर हटा दिया जाए तो इन सब में यही दोनों पावर डोमिनेट करती है, यानी इन दोनों में ये ज्यादा डोमिनेट करेगी, ये बहुत कम होता है क्योंकि इनके बड़े साइज होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लिथियम, लिथियम आयन चूंकि छोटा बहुत है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो लिथियम आयन के केस में हाइड्रेशन डोमिनेट कर जाता है इन दोनों रिएक्शन पे। तो जब ये इतना डोमिनेट कर जाएगा तो ये माइनस की वैल्यू डोमिनेट हो गई, तो डेल्टा एच जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी जो डेल्टा एच आ रहा है, जो फाइनल फॉर्मेशन फाइनल का आ रहा है, वो बहुत कम आ जाता है। तो ऐसे केस में रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर है, रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर आपको दिखता है वो क्या होता है, इन जनरल लिथियम से लेकर सोडियम, पोटेशियम, रिब्यूडियम, सीजियम, इस तरह से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा लिथियम का जाता है। तो ये रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करता हुआ दिखेगा, यानी यहां तक तो आपके पास सीधी बात है, वो तो मैच कर रहा है, लेकिन इनसे भी एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा क्या आ जाता है, लिथियम। और उसके पीछे आप रीजन क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ लिथियम, ये आप नोट करके लिख भी लीजिए, इन केस ऑफ लिथियम द हाइड्रेशन पावर इज डोमिनेंट ओवर आयनाइजेशन एंड सब्लिमेशन। तो ऐसा जब होगा तो लिथियम के केस में डेल्टा एच जो है वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा आता है, जबकि इन सब केसेस में क्या था, चारों के केसेस में, इन चारों के केसेस में यही दोनों डोमिनेट करते थे और ये बहुत कम आता था। तो ओवरऑल इंपैक्ट में तो ये पॉजिटिव रहता था, बट लिथियम के केस में ये डोमिनेट कर जाता है, और इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। मैंने आपको याद करिए चैप्टर की स्टार्टिंग में ही शुरुआत में एक बात बताई थी कि लिथियम अपने आप में बिल्कुल अलग बिहेवियर की तरह चलेगा और उसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा, और वो अब आपको एक प्रॉपर्टी से दिख भी रहा है। तो रिड्यूसिंग पावर की अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग पावर है वो लिथियम की ही होगी, और इसके पीछे रीजनिंग आपको बहुत प्रॉपर आना चाहिए। और उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या है, मेटल का वाटर के साथ जो सोल्यूशन है उसमें M+ एक्वस बनना और इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, दिस इज द रिड्यूसिंग बिहेवियर। और ये जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में आता है, सब्लिमेशन होना, फिर आयनेशन होना और फिर उसका हाइड्रेशन होना, और तीनों को ओवरऑल ऐड करने के बाद जो डेल्टा एच आ रहा वो दरअसल एक्सप्लेन करता है रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें बहुत क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन भी है इसका। तो इसको पहले आप अच्छे से तैयार करेंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको पढ़िए, लिखेंगे भी आप, जो असाइनमेंट्स पेंडिंग है उस पर भी काम करेंगे आप, और नेक्स्ट क्लास इस पे हम लोग बाकी सभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उन पे बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, और इन सब को जो आज आपको पढ़ाया गया है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर एक बार आप लोग देख के आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।